Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, that is theory of supply, and which is the 10th chapter of your microeconomics. But in new edition, I think it would be 11th chapter, because the first chapter is divided into the two parts. That is why. But in old book, it is 10th chapter. So let it be. Come to the point. That chapter is theory of supply. Firstly, we clear the word supply. What does the supply means या what does it stand for? तो देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है. अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे कि सप्लाई क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि किसी भी चीज़ को जो बेचते हैं, जो मार्केट में मिलता है, वो सप्लाई है ना. लेकिन अगर एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट हम देखें तो हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द शेड्यूल शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द producer are willing to sell at the different possible price of the commodity at a point of time. कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई भी एक प्रोड्यूसर अब एक गिवन प्राइस पर या डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर जितनी क्वांटिटी भी मार्केट के अंदर डालना चाहता है, वो होता है सप्लाई. अब होता है आपका डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक. तो सप्लाई देखो क्या है. सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड टू सेल, कि जो वो सेल करना चाहता है. जबकि स्टॉक क्या है? रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट द प्रेजेंट एंड फॉर फ्यूचर, कि जो बंदे के पास, जो प्रोड्यूसर के पास रखा हुआ सामान है फॉर फ्यूचर सेल, इज स्टॉक. सप्लाई इज द फ्लो कॉन्सेप्ट. ये फ्लो कॉन्सेप्ट है. जैसे कि हमें पता है कि फ्लो क्या होता है? जो चलता जाता है. जबकि स्टॉक क्या है? एक तरीके का स्टॉक कॉन्सेप्ट. ऑब्वियसली स्टॉक रखा हुआ है. सप्लाई इज ऑलवेज रेफर्स टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी. सप्लाई जो होती है वो किससे रिलेट करती है? प्राइस से. क्योंकि बेटा अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ. वांट टू क्लियर वन थिंग हियर, दैट व्हेन वी हैव लर्न द चैप्टर डिमांड, आई सेड यू टू बी अ कंज्यूमर फर्स्ट एंड देन लर्न डिमांड. कि आप पहले कंज्यूमर बनिए और उसके बाद मतलब एज अ कंज्यूमर बन के जब आप डिमांड पढ़ते हो, यू कैन द परफेक्ट नॉलेज ऑफ दैट चैप्टर. बट जब हम सप्लाई पढ़ते हैं तो सप्लाई पढ़ने के लिए हमें प्रोड्यूसर बनना पड़ता है. ठीक है. तो प्रोड्यूसर हमेशा, कोई भी इंसान जो है वो अपने सामान को कब ज़्यादा बेचेगा? जब उसे उस चीज़ के ज़्यादा पैसे मिलेंगे, है ना. तो जब उसका प्राइस उसको इफ़ेक्ट करता है, तो सप्लाई को भी क्या इफेक्ट करता है? उसका प्राइस. जबकि स्टॉक को उसका ऐसा कोई प्राइस किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करता है. इट इंडिकेट द इन्वेंट्री. केवल इन्वेंट्री दिखाता है कि कितना सामान रखा हुआ है. नेक्स्ट है बेटा टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में, वो है आपका क्वांटिटी सप्लाई. सेम डिमांड जैसा चैप्टर है बेटा, बट चीज़ें ऑपोजिट हैं, लेकिन है बिल्कुल डिमांड जैसा. अब क्वांटिटी सप्लाई क्या है? देखो, सप्लाई रेफर्स टू द एंटायर शेड्यूल शोइंग द वेरियस क्वांटिटी. कि सेम वही चीज़ है जो सप्लाई होती है, बस क्या है कि जितनी क्वांटिटी वो एक स्पेसिफिक टाइम पर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट में डालना चाहता है, जितनी क्वांटिटी, वो होता है क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है. अब वही जो हमने डिमांड में पढ़ा है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. तो देखो, जैसे डिमांड में क्या था कि प्राइस जैसे जैसे घटता है, डिमांड बढ़ती जाती है, प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है. राइट. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. बट इन सप्लाई देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इसमें क्या होता है कि प्राइस घटेगा, सप्लाई घटेगी, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगी. बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम अपनी कोई भी चीज़ तभी तो बेचेंगे ना जब हमें उसके ज़्यादा प्राइस मिलेंगे, है ना. तो देखो, जैसे यहाँ पे भी क्या दिखाया, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, 5, 10, 15, 20, सप्लाई भी बढ़ रही है, 0, 10, 20, 30. राइट. जबकि अब अगर मार्केट सप्लाई देखें, देखो मार्केट में क्या है, किसी भी कमोडिटी है एक्स, इसका प्राइस है पहले 5, 10, 15, 20 बढ़ रहा है. तो जो फर्म ए है, फर्म ए मतलब कोई भी फर्म, उसने 5 रुपीज़ के प्राइस में 0 कमोडिटी बेची, 10 के प्राइस में 10, देन 20, देन 30. फर्म बी ने कितना बेचा? 5 पर 0, देन 5, 10, 20. तो मार्केट सप्लाई क्या हो गई? 5 रुपीज़ के प्राइस में मार्केट सप्लाई क्या है? 0 + 0 इज़ 0, 10 + 5 इज़ 15, 20 + 10 इज़ 30, 30 + 20 इज़ 50. तो ये हो गई आपकी मार्केट सप्लाई. ठीक है. अब इस मार्केट सप्लाई के कर्व को अगर हम शो करेंगे तो कैसा होगा? देखो, ये कर्व हो गया, ये क्वांटिटी सप्लाई एंड दिस इज प्राइस. तो 10 रुपीज़ के प्राइस पर मार्केट सप्लाई कितनी है?
यहाँ पे देखो कितनी बताई हुई है। इंडिविजुअल सप्लाई को अगर हम पहले देखेंगे, 5 रुपीज़ के प्राइस में 0, 10 पर 10, है ना। कैसा है देखो, 10 पर 10, 15 पर 20, देन 20 पर 30। तो देखो आपका कर्व कैसा बना, अपवर्ड, जबकि डिमांड का कैसे बनता है, डाउनवर्ड। क्यों बनता है डिमांड का डाउनवर्ड, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। और इसका अपवर्ड क्यों बनता है, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखो एक चीज़ और है कि ये सप्लाई कर्व ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़ीरो होगा तो जो सप्लायर होगा वो उसको बेचेगा ही नहीं, इसीलिए इसका कर्व कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कहीं ऊपर से स्टार्ट होता है, राइट। अब इसको अगर हम मार्केट सप्लाई में देखें तो मार्केट सप्लाई देखो कैसी थी। मार्केट सप्लाई देखो कैसी है कि फॉर्म ए का देखो क्या था, 10 के प्राइस पर 10 था, 15 के प्राइस पर 20 था, 20 के प्राइस पर 30 था। फॉर्म बी का क्या था, 10 पर 5, 15 पर 10, 20 पर 20। मार्केट सप्लाई कितनी हो गई, 10 पर 15, 15 पर 30, 20 पर 50। तो ये हो गया मार्केट सप्लाई। ओके, अब देखो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व आया। अब स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है, हमेशा अपवर्ड बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी, है ना, क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब आते हैं आपके फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स, कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि प्राइस कमोडिटी का खुद का प्राइस अगर बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस घटता है सप्लाई भी घटेगी, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि कोई रिलेटेड गुड, सपोज टी एंड कॉफ़ी, मैं टी बेचती हूँ और मेरी एक फ्रेंड कॉफ़ी बेच रही है मार्केट में, तो दे बोथ आर सब्सटीट्यूट गुड्स टू ईच अदर, राइट। अब दोनों 5 रुपीज़ का पर कप कॉफ़ी और पर कप टी बेच रहे हैं, बट अब मेरी जो फ्रेंड है उसने अपनी कॉफ़ी जो है वो 10 रुपीज़ का पर कप बेचना शुरू कर दी। तो अब मैं भी क्या करूँगी, मैं भी तो ये सोचूंगी ना कि जब वो कॉफ़ी 10 की बेच रही है तो मैं भी अब चाय 10 की बेचनी शुरू करूँगी। तो क्या है कि अगर किसी एक रिलेटेड गुड मतलब सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो जो गुड है, जो पहले वाला गुड है, उसकी सप्लाई भी बिना प्राइस को हायर किए बिना नहीं बढ़ेगी। तो रिलेटेड गुड का प्राइस इफेक्ट करता है। नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री, कि कितनी फर्म्स हैं इंडस्ट्री में उस चीज़ की। सपोज़ कोई एक फर्म है, कोई एक कंपनी है जो जैम बना रही है। अब उस कंपनी की जितनी ज़्यादा फर्म मार्केट में होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उतना ज़्यादा उसका सप्लाई भी होगा मार्केट में। गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म क्या है, अगर गोल ऑफ द फर्म ये है कि उससे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर करेगा एट द हायर प्राइस में। तो वो अपनी कमोडिटी को ज़्यादा सप्लाई तभी करेगा जब उसे उसके हायर प्राइस मिलेंगे। लेकिन अगर उस कंपनी का गोल है मैक्सिमाइजिंग सेल, कि वो अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है, तो वो सेम प्राइस पर ही अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। एक सिंपल सी बात है बेटा, जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में फ्री में सैंपल भी देते हैं कई बारी। तो कई बारी क्या करते हैं, पहले अपना रेट कम रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले मार्केट के अंदर ग्रिप बन जाए, फिर जैसे जैसे करके ग्रिप बन जाती है वैसे वैसे करके वो अपनी कमोडिटी, अपने प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ाते चले जाते हैं। तो वही है कि अगर आपको अपना सेल्स मैक्सिमाइज करना है तो आप कम प्राइस में, मतलब सेम प्राइस में भी सप्लाई हायर कर दोगे। और अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा लेना है कि अब आपकी फॉर्म जो है पुरानी है, अब आप केवल प्रॉफिट देख रहे हो, तो आप तभी अपनी सप्लाई बढ़ाओगे जब आपको हायर प्राइस मिलेंगे। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी सामान जो प्रोड्यूस हो रहा है कंपनी में, उस प्रोडक्शन में होने वाला खर्चा कितना है, कितना उस चीज़ पर खर्चा हो रहा है, उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी लग रही है। अगर ज़्यादा कॉस्ट लग रही है तो जो सप्लाई होगी वो भी तभी ज़्यादा होगी जब ज़्यादा प्राइस मिलेगा। अगर ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है तो कम प्राइस में भी सप्लाई कर देंगे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी से वो सामान बन रहा है। अगर इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई केवल तभी बढ़ाई जाएगी जब प्राइस ज़्यादा मिलेगा, है ना। इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट कंसिडरेबली मोर द कमोडिटी सप्लाई एट द
एग्जिस्टिंग प्राइस की। भाई अगर अब इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आ गई है, अच्छा सामान बन रहा है, जब अच्छा सामान बन रहा है तो सेम प्राइस पर भी हम ज़्यादा सामान बेच सकते हैं। बिजनेस एक्सपेक्टेशन में क्या है कि दो तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है, एक होती है बुलिश और एक होती है बियरिश। तो बुलिश एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि मार्केट को बुली करना होता है, कि मतलब दबाना है, तो चाहे हमें अपना सामान सस्ते में बेचना पड़े मगर सारी जगह हमारा ही सामान दिखना चाहिए, तो वो होता है बुलिश एक्सपेक्टेशन। अगर कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स की बुलिश एक्सपेक्टेशन रखता है अपनी कंपनी को, तो वो कम रेट में भी ज़्यादा सामान सप्लाई कर देगा, और अगर बियरिश है तो नहीं करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगा दिए हैं, इम्पोज कर दिए हैं, तो सप्लाई केवल तब बढ़ेगी जब प्राइस बढ़ेगा, और अगर टैक्सेस ज़्यादा नहीं लगाए हैं तो सेम प्राइस पे भी सप्लाई बढ़ेगी। तो बेटा दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल डिस्कस द न्यू टॉपिक and some other points of factor affecting supply. That is all for today, and revise this topic and make your notes. And one thing I want to remind you all, that this Saturday you are going to take your weekly test at 10 to 11 a.m. and first 2-3 chapters, means according to new book first 3 chapters, and according to old book first 2 chapters are going to be there in your syllabus. That is problem of economy and central problem, and then producer equilibrium, utility approach. So prepare for that. All the best. Take care.